हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है और हम इस सेशन में अपनी आंसर राइटिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, एथिक्स को कंटिन्यू करते हुए और कुछ आंसर्स यहाँ पर लिखेंगे। बट आज की जो थीम होने वाली है वो है विद रिस्पेक्ट टू एप्टीट्यूड एंड द फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्वेंट्स, है ना, और सिविल सर्विसेज, राइट। तो बड़ा ही डिटेल्ड सा चैप्टर हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी वैल्यूज इस चैप्टर, इस यूनिट में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर इंटेग्रिटी, डेडिकेशन, कंपैशन, एम्पैथी, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। उसी के बेसिस पर आप सभी को सिविल्स विद आकाश का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मिल चुका है कि जहां ये आपको बता दिया गया है कि इस पर्टिकुलर थीम में से किस प्रकार के सवाल पहले से आ चुके हैं एंड कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एंड उसी के बेसिस पर आज के जो हमारे 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं, उन्हीं कुछ सवालों में से हमने उसको पिक किया है। आइडिया इज टू प्रैक्टिस, है ना, और वही प्रैक्टिस आज हम यहाँ पर क्लास में भी करेंगे, इस सेशन में भी करेंगे। क्वेश्चन दिखाया जाएगा, 10 मिनट दिए जाएंगे, आप आंसर करेंगे एंड देन विल डिस्कस दैट हाउ दैट आंसर कैन बी रिटन, राइट। मैंने पहले ही बहुत बार कहा है, एथिक्स के केस में कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच फाइनल अप्रोच नहीं है कि यही सही अप्रोच है, एब्सोल्यूट नहीं है, राइट। हो सकता है आपके लिखने का तरीका और मेरे लिखने का तरीका वेरी करे, बट एट द एंड ऑफ द डे मुख्य बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि हमें क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करना है। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड अगर पूरी हो जाए तो जाहिर सी बात है यार, हमें नहीं फर्क पड़ता कि आपका राइटिंग स्टाइल बेटर है या मेरा राइटिंग स्टाइल बेटर है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फुलफिल्ड, राइट। तो आई होप आपने पहले से जितने सेशंस इस पर्टिकुलर सीरीज में हो चुके हैं उनको देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा एंड रेगुलरली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एप्टीट्यूड एंड द फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज। पहले सवाल की शुरुआत हम करते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा बट थोड़ा समझेंगे तो काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर आपसे किस चीज की डिमांड की जा रही है। कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स अ सिविल सर्वेंट टू सेट असाइड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स व्हाइल असेसिंग अ सिचुएशन। स्टेटमेंट ये दी गई है। फिर कह रहे हैं डिस्कस द चैलेंजेस अ सिविल सर्वेंट फेसेस इन मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी while dealing with matters involving people known to them, कि जिन लोगों को वो जानते हैं, जब उनसे रिलेटेड कोई मैटर्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में किस प्रकार के चैलेंजेस एक सिविल सर्वेंट यहां पर फेस करता है। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। ऑब्जेक्टिविटी एज वेल एज इम्पार्शियलिटी को कहीं ना कहीं डील करती हुई बात यहां पर रखी गई है। आपका ऑब्जेक्टिव भी उसी तरीके से इसी क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने के ऊपर फोकस रखना है कि भैया डिमांड आपकी यहाँ पर अच्छे से पूरी हो सके। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द टाइमर। 10 मिनट का टाइम है, क्विकली शुरू कीजिए एंड मेक श्योर, अगेन जो पहले भी हमने पहले वाले सेशंस में भी ये बात मल्टीपल टाइम्स रिपीट की थी, कीवर्ड्स को देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंशिएट करो। प्राइमरी बेसिकली आपके पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा एंड सेकेंडरी डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में उस आंसर को आगे तक आपको लेके जाना है। तो identify these important keywords, you'll get to the structure and then you will definitely be able to write an answer. All right, चलिए शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।
चलिए, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर किया हो। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, किस तरीके से इसे डील किया जा सकता है। ऑलराइट, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कीवर्ड्स हाईलाइट करते हैं कि एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाएंगे। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात की गई है, दैट ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स अ सिविल सर्वेंट टू सेट असाइड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स व्हाइल असेसिंग अ सिचुएशन, राइट। तो एक तरीके से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी की बात की जा रही है। डिस्कस द चैलेंजेस सिविल सर्वेंट फेसेस इन मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी व्हाइल डीलिंग विद मैटर्स इन्वॉल्विंग पीपल नोन टू देम। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपने एग्जाम क्लियर करता है, यूपीएससी का एक सिविल सर्वेंट बनता है, तो कहीं ना कहीं उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहती है? जब वो कैडर चूज करता है, कैडर चूज करते हैं, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि भाई वो अपना ही लोकल कैडर चूज करे ताकि अपने परिवार के भी नजदीक रह सके। अब जाहिर सी बात है, जब वो अपने लोकल कैडर में जाएगा, वहां पर बहुत सारे लोग उसको जान पहचान वाले मिलेंगे, तो उस समय पर ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी होना एक बहुत ही रिक्वायर्ड फीचर है, तभी जाके वो शायद इफेक्टिव गुड डिसीजंस वहां पर ले पाएगा, है ना। अगेन व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और डिजाइनिंग, उसके लिए उस प्रकार की ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, राइट। नाउ द पॉइंटर्स कि अब इन्हीं चीज को यहां पर डिस्कस करना है, तो अगर कीवर्ड्स को यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इम्पार्शियलिटी के साथ कैसे उसका लिंक बैठता है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। देन यू विल डायरेक्टली जंप टू द चैलेंजेस कि हाँ जी भैया आप चैलेंजेस बताते हैं, बट बात यही है कि यूपीएससी के आंसर्स क्या डिमांड करते हैं कि भैया प्रॉब्लम बता के मत जाओ, प्रॉब्लम अगर बता रहे हो तो सोल्यूशन भी कुछ दे के जाओ, तो वही सोल्यूशंस भी आपको कुछ ना कुछ वहां पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द introduction. So again in introduction what are we going to do is we are going to define ऑब्जेक्टिविटी, है ना, कि जहां पर हम ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिविटी में क्या पॉइंट्स रखे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी के केस में हम क्या कहते हैं कि एक एबिलिटी है जहां पर आप फैक्ट्स असेस करते हो, एविडेंस असेस करते हो, है ना, मतलब प्योरली जो भी आपके डिसीजंस हैं वो फैक्ट ड्रिवन है ना, नॉलेज ड्रिवन है, आपकी इंफॉर्मेशन ड्रिवन है, उसमें आपको कोई भी पर्सनल बायसनेस देखने को नहीं मिलता है, एंड कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्रेजुडिस भी आपको वहां पर सेट नहीं करने देना है। तो दैट इज व्हाट इट मींस बाय ऑब्जेक्टिविटी। तो आप उसको वहां पर सिंपल तरीके से डिफाइन कर दोगे, राइट। अब ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन करी, थोड़ा सा इम्पार्शियलिटी के साथ पॉइंट रख दो कि अनलाइक इम्पार्शियलिटी जिसमें कहीं ना कहीं आपको फेयरनेस रखनी पड़ती है बिटवीन द कंपीटिंग पार्टीज, अगर आप किसी भी प्रकार से किसी को जानते हो, ऑब्जेक्टिविटी का पॉइंट यहां पर क्या है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए अपनी सेल्फ जजमेंट में, जो आपने जजमेंट वहां पर पास करी, जो डिसीजन वहां पर लिया है, उसकी एक्यूरेसी के बारे में ऑब्जेक्टिविटी यहां पर बात करता है, राइट। बट पॉइंट यहां पर क्या है कि जब बहुत बार एक फेमिलियरिटी हमारी सर्टेन इंडिविजुअल्स के साथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो डिस्टॉर्ट कर देती है हमारी असेसमेंट, चाहे आप कोई डेलिबरेट फेवरेटिज्म भी ना करो। ये चीज आप हमेशा लिंक क्रिएट करना ना चैलेंजेस के साथ, तो आप कह दो कि भैया जब हम लोगों को जानते हैं, जब एक 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 लेट्स से व्हेन वी नो पीपल, राइट, उसके चलते हम क्या ऑब्जर्व करते हैं दैट वाइल नोइंग पीपल जो कि आपके आसपास काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है या कोई और व्यक्ति है, आपके विभाग का कोई व्यक्ति है, आपका जूनियर है, जब भी वो आपके साथ काम करे तो एक फेमिलियरिटी तो डेवलप होती है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस भी तो हम कहते हैं कि भैया इमोशनल इंटेलिजेंस भी तो आपको डेवलप करनी, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो आप दूसरों के इमोशन समझते हो, तो अनकॉन्शियसली एक अप्रोच उनकी तरफ वहां पर आपकी सेट हो जाती है, जिसकी वजह से शायद आपके एक्शंस ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, राइट। तो उन्हीं चीजों के बारे में फिर आपको यहां पर डिस्कस करना है अंडर दी हेडिंग ऑफ चैलेंजेस। अब चैलेंजेस के केस में व्हाट यू कैन डू इज आप सिंपली यहां पर हेडिंग सेट कर सकते हो। जैसे सबसे पहली हेडिंग हमारे पास आएगी दैट इन ग्रुप और एफिनिटी एंड एफिनिटी बायस। अब इस चीज का क्या मतलब है कि कई बार भैया आपका जब बहुत टाइम किसी लोगों के साथ आप काम कर रहे हो अपने एरिया में, अपने किसी भी डिपार्टमेंट में, तो एक पर्टिकुलर ट्रस्ट बिल्ड वहां पर हो जाता है ना। और ट्रस्ट जब बिल्ड वहां पर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक रिश्ते, नॉट एग्जैक्टली रिश्तेदारी, बट हाँ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलेशनशिप वहां पर उनके साथ फॉर्मुलेट होता है कि हाँ जी ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, आप उसको जानते हो, तो एक उसका ट्रस्ट आपका वहां पर बिल्ड हो जाता है ना। अब उसी केस में कहीं ना कहीं सोचता है भैया शायद आप उनके केस में कोई डिसीजन वहां पर ले रहे हो और वही फेमिलियरिटी आपके लिए कंसर्न क्रिएट कर दे, बिकॉज आप ऑलरेडी उनको पहले से जानते थे, ऑलरेडी उनके साथ आपने काम कर रखा था।
तो एक बायसनेस वहां पर आ सकती है, एक प्रेजुडिस वहां पर सेट हो सकता है, राइट। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को पहले से जानते हैं, अब हालांकि उन्होंने कोई नया टेंडर वहां पर निकाला है, उस टेंडर के केस में सारी इंफॉर्मेशन वहां पर पेश की गई है, बट ना जाने ना चाहने में भी हो सकता है कि भैया वो कॉन्ट्रैक्टर को एक ट्रस्ट वर्दी पिक्चर के साथ यहां पर ऑब्जर्व करें, राइट। एंड इन दैट सेंस वो ट्रस्ट की वजह से बाकी लोगों को लग सकता है कि भैया बायसनेस यहां पर देखने को मिल रही हो, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट। सेकेंड यहां पर सोशल रेसिप्रोसिटी। अब इसका मतलब यहां पर क्या कहेगा, है ना, कि भैया बहुत, जब आप अपने होम कैडर अगर आपको मिल गया, तो आपके परिवार के लोग, आपकी कास्ट के लोग, आपके रिलीजन के लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ टाइज तो रहते ही उनके। कंप्लीटली तो आप उनको डिस्कार्ड कर नहीं सकते। जब डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो जब उनके साथ आप कोई भी मैटर डील करोगे, तो शायद कुछ बायसनेस वहां पर आ जाए, है ना। कि मान लो कोई लैंड डिस्प्यूट केस है और उसमें उन्हीं की कम्युनिटी का, उन्हीं की विलेज का कोई व्यक्ति वहां पर इन्वॉल्व है। अब भैया उस केस में जब वो डिसीजंस लेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद उनका एक बायसनेस वहां पर आ सकता है, वो उतनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ शायद काम ना कर पाए। तो अगेन एक चैलेंज है ना, दीज आर द चैलेंजेस जिसको हम थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये हम ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ सही होने के बावजूद, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, सब कुछ सही होने के बावजूद भी इस प्रकार के कंसर्न्स, इस प्रकार के चैलेंजेस कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकते हैं, विच माइट अफेक्ट द जजमेंट ऑफ अ सिविल सर्वेंट। मेरा वो पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के यहां पर करेंगे, और वही क्वेश्चन भी यहां पर कह रहा है कि डिस्कस द चैलेंज अ सिविल सर्वेंट फेसेस इन मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, जब वो ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं जिनको वो ऑलरेडी जानते हैं। दैट इज द पॉइंट ना। हम ये नहीं कह रहे कि सिविल सर्वेंट के अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वो है, बट फिर भी वो सर्टेन चैलेंजेस यहां पर फेस कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकती है। यू माइट गेट इमोशनली अटैच्ड, है कि नहीं। इमोशनली अटैच कैसे, कि आपका कोई जूनियर है, ठीक है जी, आप बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहा है, अब सडनली उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई, फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वहां पर रखी गई। अब उन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को अगर आप ही ओवरटेक कर रहे हो, आप ही उन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को वहां पर संभाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट उसका डेवलप ऑलरेडी हो चुके इतने समय काम करने की वजह से, और कहीं ना कहीं जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए वाइल डीलिंग विद दैट मैटर, शायद वो ऑब्जेक्टिविटी फिर वहां पर देखने को ना मिले, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, पब्लिक का जो परसेप्शन रहता है ऑफ बायसनेस, उससे भी यहां पर बड़ा कंसर्न है। नंबर 4, द पब्लिक परसेप्शन ऑफ बायसनेस, कि कई बार आपका बिल्कुल डिसीजन बिल्कुल सही हो, है ना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आपने कोई डिसीजन वहां पर लिया हो, बट लोगों को लगता हो कि नहीं भैया आपके जो डिसीजंस हैं या आपके जो फाइनल डिसीजंस हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ही तरीके से कोई फेमिलैरिटी थी जिसकी वजह से वो डिसीजंस वहां पर इम्पैक्ट हुए हैं। अब उस सेंस में लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, है ना, वहां से आपका एक परसेप्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि लोगों का क्या परसेप्शन वहां पर चल रहा है ना। कि हो सकता है ना आपके विजिबल पर्सनल कनेक्शन है कि आप ऑलरेडी उसको जानते थे, बट आपके डिसीजंस फिर भी वहां पर लिए गए थे। अब जैसे कि जुडिशरी के केस में है ना, जुडिशरी के केस में एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि अगर जज ऑलरेडी किसी भी एक पार्टी को जानता है, जिन जिन दो पार्टीज के बीच का केस चल रहा है, तो दे रिक्यूज देमसेल्व्स, है ना। बट सिविल सर्वेंट्स के लिए ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो दैट इज व्हाई अ कंसर्न इज देयर, राइट। तो आपने ये चैलेंजेस हाईलाइट कर दिया, थोड़ा से भैया मेजर्स भी बता दो। मेजर्स किस तरीके से कि भैया क्या क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, क्या प्रोविजंस हैं हमारे पास। तो पहली बात तो ये कि जो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उनके बारे में बात कर लीजिए। इंस्टीट्यूशनल के केस में जैसे कि अगर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझें, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाईलाइट कर दो। जहां पर भी आपको अगर ऐसा दिख रहा है उसको पहले से डिक्लेयर कर दो, ताकि अगर आप ऑब्जेक्टिवली भी काम करो तो कल को इस चीज का टैग ना लगे कि नहीं भैया तो पहले से जानते थे, इस वजह से इन्होंने इस प्रकार का डिसीजन वहां पर लिया है। कि सब कुछ सही भी हो, फिर भी आपके डिसीजन वहां पर क्वेश्चन किए जाए या उन डिसीजन की इंटीग्रिटी को वहां पर क्वेश्चन किया जाए। सो दैट इज समथिंग जिसको हमें यहाँ पर प्रिवेंट करना। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे यूपीएससी के इंटरव्यूज के समय पर भी ये होता है, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स अगर किसी को जानते हैं तो अपने आप को रिक्यूज करते हैं, भैया हम इस इंटरव्यू में यहाँ पर नहीं बैठ सकते। सिमिलर इज द केस विद द जजेस, है ना। उस पॉइंट को यहां पर रख लीजिए, राइट। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बेस्ड
डिसीजंस आपके होने चाहिए, है कि नहीं? कि टेंडर इवैल्यूएशन अगर करना है तो बिल्कुल प्रोसीजर के साथ किया जाए, हर एक पैरामीटर को पहले से ही आप अटैच करके रखो कि भाई किस बेसिस पर टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा, किस बेसिस पर पार्टिसिपेंट्स की बिड्स एक्सेप्ट की जाएंगी, इसके रूल्स, इसके सारे फॉर्मेलिटीज, इसके सारे फॉर्मेट्स, इसके फैक्टर्स पहले से सेट कर दो ताकि कल को कोई गुंजाइश ही ना रहे, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आपके सारे डिसीजंस वहां पर कंडक्ट किए जा सकें, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन रोटेशन एंड कैडर पॉलिसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और 2017 की जो पॉलिसी चेंज आया है उसको आप डायरेक्टली कोट कर दो कि रेदर देन डायरेक्टली सिलेक्टिंग द स्टेट्स, अब आपको जोन्स यहाँ पर सिलेक्ट करने रहते हैं, है ना? ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रेडिशनली एम्फोसाइज करती है कि पोस्टिंग्स आपकी ऑफिसर की होम स्टेट के बाहर ही हो। 2017 के जो चेंजेस आए उसकी वजह से अभी कंसर्न भी यहाँ पर जो रिफॉर्म्स आए उस कंसर्न को भी अब यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं ताकि होम कैडर में भी थोड़ी सी रोटेशन वहां पर होती रहे, एक ही स्टेट में वहां पर वो ना रुके, राइट? तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अपने मेजर्स देते हुए लास्ट में एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दे दीजिए। वो बैलेंस पर्सपेक्टिव किस तरीके से, दैट ओके देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज टू बी बैलेंस ऑफ, लेट अस से कि आप कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते ना कि नहीं यार मैं तो अपने लोगों को जानता ही नहीं हूं, या मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, ऐसा भी नहीं होता। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए तो भैया आपको उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड मेंटेन करके रखना है, नॉट एक्जैक्टली द इमोशनल बॉन्ड जो कि हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं, बट इमोशनल बॉन्ड की जहां पर आप उनके इमोशंस को समझ पाओ। तो कंप्लीट डिटैचमेंट ना ही पॉसिबल है और ना ही डिजायरेबल है, ये चीज मेंशन करना जरूरी है कि कंप्लीट डिटैचमेंट इज समथिंग जो कि नहीं हो सकता। लोकल कम्युनिटीज के साथ आपको इंटरेक्ट भी करना है, उनके सुख दुख भी समझना है ताकि आप उनको बेटर सर्व कर सको। हाउएवर, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को डिसीजन में मत लगाइए। जो भी आपके पास किसी कम्युनिटी को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर आपके पास जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसे एज अ फैक्ट यूज कीजिए, ना कि एज अ रीजन टू डिसाइड। ये पॉइंट यहां पर डाल दो, वही ऑब्जेक्टिविटी का पॉइंट जो रखा जाता है उसी को मेंशन करके अपना आंसर यहां पर कंक्लूड आप अच्छे से कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट मेरली अ मैटर ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी बट ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग कि किस प्रकार की इन्फ्लुएंस आपके ऊपर सर्टेन चीजों की हो सकती है, वो भी आपको यहां पर रखनी है। अनकॉन्शियस बायस को भी यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दैट इज हाउ यू कैन डेफिनेटली कंक्लूड योर आंसर इन द बैलेंस पर्सपेक्टिव पार्ट। ऑलराइट, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर किया। अगेन इस केस में थोड़े प्रोमिनेंट एग्जांपल्स कोट करना मुश्किल रहेगा बिकॉज ये बहुत ऐसी चीजें जो कि हम डे टू डे बेसिस पे सिविल सर्वेंट्स के साथ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जहां पर एक पर्सनल बायस ना चाहते हुए भी आ जाता है ना, क्योंकि उन लोगों के बीच में बहुत समय से हैं या 2 या 2.5 साल से, तो एक अटैचमेंट बन जाती है, ऑलरेडी जूनियर्स के साथ बन जाती है, ऑलरेडी जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हो जाता है कि हाँ जी चलो एक अच्छे तरीके से संबंध बनाए गए ताकि काम जल्द से जल्द हो सके, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेटर हो सके। सो दैट इज वाई दीज आर द कंसर्न जो कि हम नॉर्मली फेस करते हैं, दैट इज, और उसी वजह से प्रोमिनेंट एग्जांपल इसमें डालना थोड़ा मुश्किल भी रहेगा बिकॉज ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज भी नहीं है, बट हाँ एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है बिकॉज फिर लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है अगर वो डिसीजंस में ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी ना दिखे। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। अगला सवाल यहां पर डिस्कस करते हैं, टॉलरेंस के ऊपर है। कह रहे हैं टॉलरेंस इज नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ इंटॉलरेंस, इट इज एक्टिव अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस। थोड़ा सोच के लिखिएगा क्या स्टेटमेंट यहां पर कह रही है। डिस्कस स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट सर्विंग अ रिलीजियसली एंड कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन, अ वेरी वेरी फंडामेंटल पार्ट व्हेन इट कम्स टू द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ये पार्ट वहां से आपका लिंक हो जाएगा। बाकी जो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ेगा यहाँ पर, तो टेक योर टाइम। जो टाइम आपको अलॉट किया जाता है 10 मिनट का, उसको अच्छे से यूज कीजिए, अच्छे से इस आंसर को लिखिए, देन विल फर्दर डिस्कस। ऑलराइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट।
ऑलराइट, सो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, राइट। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को ना बारीकी से समझेंगे एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बिकॉज देर इज अ वेरी गुड चांस कि इस क्वेश्चन में हम डिमांड असेस करने में सक्सेसफुल ना हो पाए और हम शायद किसी और ही डायमेंशन में यहाँ पर निकल जाएं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है टॉलरेंस इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ इनटॉलरेंस, कि भैया अगर आप इनटॉलरेट या इनटॉलरेंस की प्रैक्टिस रखते हो, है ना, इनटॉलरेंट हो, तो अगर इनटॉलरेंसी नहीं है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि भैया बहुत टॉलरेंट हो। लग रहा होगा कि बहुत टॉलरेंट वर्ड यूज हो रहा है, बट मुद्दे की बात समझिएगा। ये कह रहे हैं कि टॉलरेंस का मतलब ये नहीं कि इनटॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस का मतलब है कि यहां पर अगर डिफरेंसेस हैं तो वो अकोमोडेट कर सकते हैं किसी भी समाज में। मतलब आप, मेरे ओपिनियंस कुछ और हो सकते हैं, श्याम के ओपिनियंस कुछ और हो सकते हैं, तो हम दोनों के ओपिनियंस का जो डिफरेंसेस हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं कि मैं भी उसके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, चलो ठीक है भाई उसका ओपिनियन है, वो मेरे ओपिनियंस की रिस्पेक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनकी भी हम यहाँ पर एक तरीके से रिस्पेक्ट करें। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द टॉलरेंस कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये बेसिकली पहली बात इस स्टेटमेंट में यहाँ पर रखी गई है। नाउ लेट्स बिगिन फर्दर। अब आगे क्या कहते हैं, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट सर्विंग इन अ रिलीजियसली एंड कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन। मतलब पॉइंट इज कि यहां पर स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए कहा गया है, टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए कहा गया है एक ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन में, एक ऐसे पर्टिकुलर रीजन में जहां की ये एक करेक्टरिस्टिक दी गई है, दैट रिलीजियसली एंड कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन। दैट मीन्स इंडिया के केस में यहां पर बात कही जा रही है, राइट। तो ये है क्वेश्चन का मतलब। कीवर्ड्स टॉलरेंस है यहाँ पर, अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस है, एंड रिलीजियस एंड कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन है। उसके बेसिस पर यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टॉलरेंस को अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। अ वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग जो कि बहुत सारे लोग सही तरीके से नहीं समझा पाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इज टॉलरेंस। नहीं, कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा टॉलरेंट हो। नहीं, इट इज द एथिकल पर्सपेक्टिव और एथिकल विलिंगनेस टू रिस्पेक्ट, अकोमोडेट डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, है ना। लेजिटिमेट डिफरेंसेस जो रहेंगे आप उनको यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कीजिए, उसको अकोमोडेट भी कीजिए, फैसिलिटेट भी कीजिए, उसे हम यहां पर टॉलरेंस कहेंगे। तो उसी तरीके से आपको यहां पर टॉलरेंस को डिफाइन भी करना है कि रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, अकोमोडेशन भी होना चाहिए और फैसिलिटेशन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब पॉइंट यहां पर आता है पैसिव टॉलरेंस और एक्टिव टॉलरेंस के बीच में। तो आप सीधा कह दीजिए कि भैया पैसिव टॉलरेंस के केस में हम देखते हैं कि वी सिंपली अलाउ डाइवर्सिटी टू एग्जिस्ट। सिंपली यानी जी भैया पैसिव टॉलरेंस सब लोग एक साथ मिलजुल के यहां पर रह सकते हैं, बट जो एक्टिव टॉलरेंस यहां पर रहेगी, जो एक्टिव टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट यहां पर रहेगा, व्हाट डज इट टॉक अबाउट? जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ जी, एक्टिव टॉलरेंस के केस में हम यहां पर क्या बात करते हैं, दैट इन केस ऑफ एक्टिव टॉलरेंस आपको इंश्योर करना है कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, बट सभी लोग अपने इंजॉय कर पा रहे हैं अपने राइट्स को। उनकी जिस प्रकार के भी डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से उनके राइट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो दैट इज द पॉइंट जिसको कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स को टारगेट भी करना चाहिए। इसी प्रोसेस के ऊपर सिविल सर्वेंट्स को टारगेट भी करना चाहिए, राइट। अब उसी तरीके से आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर आ गया कि पैसिव टॉलरेंस के केस में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव टॉलरेंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स दे टेंड टू एंजॉय देयर राइट्स व्हाइल हैविंग डिफरेंस इन देयर कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस एक्सपेक्ट। दैट इज द पॉइंट जो आपका एक्टिव टॉलरेंस सिविल सर्वेंट्स शुड बी फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग दिस, राइट। अब इस केस में आप क्या लिखोगे सबसे पहले, that why passive tolerance is insufficient। अब ये पॉइंट बेसिकली क्यों डालना है, क्योंकि भैया बहुत जरूरी है चीज समझना कि हर एक सिटीजन, है ना, अ सिविल सर्वेंट बेसिकली लेट अस से कि हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट कर सकता है, आइडेंटिकली ट्रीट कर सकता है, राइट। बट अनइंटेंशनली हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक सर्टेन कम्युनिटीज का डिसएडवांटेज यहां पर हो जाए। तो वही कह रहे हैं
कि पैसिव टॉलरेंस के केस में तो हम कह रहे हैं ना कि भैया सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स इट, दैट इज योर पैसिव टॉलरेंस। एक्टिव टॉलरेंस क्यों जरूरी है उसको बताने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट व्हाई पैसिव टॉलरेंस इज इनसफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स रहेंगे फिर, है ना, कि जैसे मान लो कोई भी आपका बैंक का फॉर्म है, ठीक है जी, या किसी प्रकार का लेटेस्ट से गवर्नमेंट फॉर्म्स है, वो सिर्फ और सिर्फ फिर आपके एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज में वहां पर अवेलेबल रहेंगे, एक ही पर्टिकुलर फॉर्मेट में वहां पर अवेलेबल रहेंगे, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटीज हैं उनको ऑटोमेटिकली एक्सक्लूजन वहां पर देखने को मिलेगा, they will automatically be excluded from there, है ना। तो बस इतना सा पॉइंट पे अगर आप बता दो कि भैया क्यों पैसिव टॉलरेंस इनसफिशिएंट है, क्योंकि भैया अगर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस यहाँ पर किसी तरीके से एक्सेप्ट की जाती हैं, उनको अडॉप्ट किया जाता है, तो उस केस में फिर आपके जितने भी फॉर्म्स रहते हैं सरकारी, उसमें से एक ही लैंग्वेज रहेगी, मिनॉरिटीज उस चीज में एक्सक्लूड हो पाएंगे, है ना। शेड्यूल आपकी पब्लिक कंसल्टेशंस है ना, अब उस केस में एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग मेजर रिलीजियस एक्टिविटीज के दौरान पर फिर आपका फोकस कहीं ना कहीं अफेक्टेड कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन फिर वहां पर कम देखने को मिलेगा। तो इट हैज टू बी वेरी वेरी एक्टिव इन नेचर, कि जहां पर सिविल सर्वेंट अगर टॉलरेंस के पॉइंट्स को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को वहां पर अप्लाई कर रहा है ऐसे एक डाइवर्स पॉपुलेशन में, तो वहां पर उसको एक्टिवली इस चीज को यहां पर करना पड़ेगा, एंड दैट इज द पॉइंट जो कि आपको यहां पर एक्सप्लेन करना भी है ना। तो इट इज द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू इक्वालिटी ऑफ एक्सेस। ये बहुत एक अच्छा कोट है जिसको आप कोट कर सकते हैं, दैट द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट does not always ensures equality of access। ऑलराइट, ये सिंपल सा पॉइंट जिसके चलते आपने अब अपना पॉइंट यहां पर प्रूव कर दिया कि जी हाँ इस तरीके से काम यहां पर होना चाहिए, राइट। तो उसके केस में डेफिनेटली दे शुड बी अडॉप्टिंग द एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉलरेंस, राइट। बट पॉइंट यहां पर क्या है? पॉइंट यहां पर ये है कि कहीं ना कहीं उसके बियॉन्ड भी यहाँ पर जाना पड़ेगा, है ना। एंड इस पूरी स्टेटमेंट को अगर हम दोबारा से यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट सर्विंग रिलीजियस एंड कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन, अब उसके बियॉन्ड यहाँ पर हम कैसे जाएंगे कि वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, जहां पर हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से एक्टिव टॉलरेंस इज द रिक्वायर्ड फीचर, कैसे वो यहां पर हेल्प कर सकता है उस प्रकार की एक मेजर को एग्जिस्टेंस को अलाउ करने में, कि जहां पर लोग अपने राइट्स को इंजॉय भी कर सकें एंड अपने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी। अब उस केस में बस सिंपल से आपके पॉइंट्स कुछ कुछ आएंगे कि भैया किस तरीके से एक्टिव अकोमोडेशन यहाँ पर एक, या एक्टिव टॉलरेंस यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो इसमें आप बेसिक सा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्लुरलिज्म, अगर आपको याद हो और आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा हो तो हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है उसमें हम क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म के मॉडल में सिंपल सा पॉइंट रखा गया, इक्वल रिस्पेक्ट सभी रिलीजन्स को दी जा रही है, कि भैया सभी रिलीजन्स एक बराबर हैं, किसी रिलीजन की प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगी, किसी पॉलिसी मेकिंग में, किसी डिज़ाइन में सभी रिलीजन्स को एक बराबर प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी, राइट। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेपरेशन भी रहेगा रिलीजन और स्टेट के बीच में। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डू वी सी दैट देयर आर आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक वो किसके लिए हैं? माइनॉरिटीज के लिए ही हैं। वो क्यों है माइनॉरिटीज के लिए? क्योंकि भैया ताकि उनके लिए सेपरेट स्टेप्स यहाँ पर लिए जा सके, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंक्लूसिव, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट किस तरीके से एक्टिव टॉलरेंस या जो अकोमोडेशन की हम बात कर रहे हैं वो यहां पर अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सी अगेन आई रिपीट माय पॉइंट, व्हाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इन दिस सेंस टॉलरेंस इज नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ इंटॉलरेंस। ये बेसिकली एक तरीके से पैसिव फॉर्म ऑफ टॉलरेंस की यहाँ पर बात करते हैं। तो आपको पहले तो यही बताना है कि टॉलरेंस क्या है, एक्टिव पैसिव में क्या फर्क रहेगा, क्यों पैसिव हमारे लिए इतनी डिजायरेबल नहीं है। बिकॉज पैसिव के केस में हम क्या देख सकते हैं, पैसिव के केस में इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी जिसकी वजह से शायद इक्वालिटी ऑफ एक्सेस ना मिले, बिकॉज डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत
कल्चरली डाइवर्स है, रिलीजियसली डाइवर्स है, तो उस केस में थोड़ा सा ट्रीटमेंट में भी वहां पर चेंज हमें लाना ही लाना पड़ेगा, राइट। तो वही हम कह रहे हैं फिर कि पहला पॉइंट आपके एक्टिव टॉलरेंस या फिर एक्टिव अकोमोडेशन का क्या रहेगा कि रिस्पेक्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल प्लूरलिज्म को, कि जहां पर आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक की बात की गई है, आपके मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, जिसके चलते बहुत सारे आपके इस प्रकार के यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, जामिया मिलिया होगी, तो इनको आप कोट कर सकते हैं इजीली, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि आपका इंक्लूसिव पॉलिसी डिजाइन यहां पर होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब इस प्रकार की एक्टिव टॉलरेंस और अकोमोडेशन यहां पर रहेगी। जैसे कि अगर हम बात करें भाषणी प्रोग्राम, राइट। अब भाषणी प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि जहां पर भैया जितने भी आपके इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है जी, उनको जब लॉन्च किया जाता तो भैया मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट में किया जाता ताकि सभी लोगों के लिए इसको इंक्लूड किया जा सके, राइट। इलेक्शन कमीशन अवेयरनेस कैंपेन्स भी आपके लोकल लैंग्वेजेस में रखे जाते हैं ताकि सभी लोगों को इलेक्शन को लेके क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया जा सके। दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर हम इस पूरे आंसर को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा फैसिलिटेटिव रेदर देन, और इसको हम सीधा ऐसे भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी फैसिलिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन भी क्रिएट करता है। फैसिलिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट करेगा कि भैया कहीं ना कहीं जो भी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ्स हैं, है ना, जिस भी कम्युनिटी के, जिस भी सोसाइटी के ग्रुप के अपने अपने रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी फैसिलिटेट करता है। जैसे कि अगर हम कुंभ मेले की बात करें तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत सा रोल था। एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की जो गैदरिंग वहां पर होनी थी तो उनके लिए सारी अरेंजमेंट्स यहाँ पर की जा सके। सिमिलरली जो हमारे देश में लेटेस्ट से हज कमेटी ऑफ इंडिया है, राइट, वो भी यहाँ पर यही रोल प्ले कर रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, है ना। बाकी धर्मों के लिए भी इस तरीके से, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है, अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उस प्रकार के स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि अगेन कंसर्न्स जो भी हैं, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है वो की जा सके। तो तभी की जा सकती हैं जब वो रिकॉग्नाइज करें कि हाँ जी भैया ये डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, तो उनको उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर हो सकती हैं। दैट इज द आइडिया कि जिस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी फिर ये चीज हेल्प करती है कि जब आप सभी चीजों को अलग अलग लेंस से ऑब्जर्व करते हैं तो उनके कंसर्न्स भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो और एक बेटर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने पर भी फोकस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम एमिकेबली यहाँ पर रिजॉल्व कर सकें। तो पीस कमेटीज़ यहाँ पर आपके डिफरेंट रिलीजन के जो लीडर्स रहते हैं उन्हीं की पीस कमेटीज़ बनाई जाती हैं ताकि किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हम यहाँ पर रिजॉल्व कर सकें। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आपको जोड़ना है वो ये है कि इन सभी चीज़ों के चलते जस्ट अ मिनट गाइस, was trying to zoom it out ताकि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पर लिख लें। नो इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू, नॉनदलेस शायद कुछ कंसर्न हो सकता है बोर्ड के साथ, राइट। इसको अलग से लिख लेते हैं चाहे हम, नो वरीज, अलग से स्लाइड में। मेरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि अकोमोडेशन फेवरेटिज्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अकोमोडेशन किसी भी तरीके से फेवरेटिज्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए कि आप भैया किसी एक कम्युनिटी को अकोमोडेट करने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि जहाँ पर अब आपका फेवरेटिज्म वाला फैक्टर यहाँ पर आ गया कि बाकियों की नीड्स को फिर हमें यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं करना है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल कंक्लूड योर आंसर कि हाँ जी एक सिविल सर्वेंट के लिए टॉलरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सर्विंग अ ह्यूज डाइवर्सिटी लाइक वी सी इन इंडिया। एंड टॉलरेंस आपकी
इस पूरे सिस्टम में जब उसको रियलाइज किया जाएगा तो वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज किया जा सकता है, सिविल सर्वेंट्स के जो अपने वर्च्यूज हैं उनके थ्रू यहाँ पर किया जा सकता है, एंड कहीं ना कहीं जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में भी सिविल सर्वेंट्स का एक बहुत अहम रोल रहेगा, जिसके चलते वो अपनी इस प्रकार की डाइवर्स पॉपुलेशन को इजीली केटर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपना कंक्लूजन भी यहाँ पर रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक इंश्योर करना है कि पब्लिक सर्विस, जस्टिस, ये सभी चीजें डिफरेंट सेक्शंस को एक बराबर प्रोवाइड की जा सकें, राइट। तो दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली आंसर योर पर्टिकुलर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो आई होप सभी को ये पॉइंट्स यहाँ पर इजीली समझ में आ गए हों कि एग्जैक्टली किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता था। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, डिस्कस द रोल ऑफ स्ट्रक्चर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क, जैसे कि मिशन कर्म योगी के बारे में बात की जा रही है, इन स्ट्रेंथनिंग डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस अमंग द सिविल सर्वेंट्स। तो बेसिकली डेडिकेशन की बात है, एंड एक सरकार का जो इनिशिएटिव है मिशन कर्म योगी, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट वर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए और फाइनली एक आंसर यहाँ पर तैयार कीजिए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, बिगिन। ऑल द बेस्ट।
चलिए, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। नाउ लेट अस डिस्कस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट, कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया था यहाँ पर और किस तरीके से इसको आंसर किया जा सकता था। बात हो रही है डिस्कस द रोल ऑफ स्ट्रक्चर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क सच एज मिशन कर्मयोगी इन स्ट्रेंथनिंग डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस अमंग द सिविल सर्वेंट्स। मतलब पॉइंटर्स कीवर्ड्स यहाँ पर क्या क्या है। पहली बात तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी डेडिकेशन की बात की जा रही है ना जी, एक वैल्यू की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑलराइट, पब्लिक सर्विस की यहाँ पर बात की जा रही है, मिशन कर्म योगी के बारे में बात कर रही है, स्ट्रक्चर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, राइट। बट सबसे प्राइमरी कीवर्ड हमारा क्या रहेगा कि डेडिकेशन के बारे में यहाँ पर फोकस किया गया है कि सिविल सर्वेंट्स में किस प्रकार से इस प्रकार की डेडिकेशन को स्ट्रेंथन किया जा सकता है स्ट्रक्चर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जैसे कि मिशन कर्म योगी। सो अब इस क्वेश्चन के केस में अगर हम अपने आंसर की शुरुआत करें तो हमारे आंसर में जाहिर सी बात है वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, तो वहां पर हमारे पास किस प्रकार का कंटेंट आएगा, विल ट्राई टू मेंशन अबाउट डेडिकेशन, है ना। हम डेडिकेशन के बारे में यहां पर बात करेंगे कि डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज लाइक अ सस्टेन्ड कमिटमेंट, है ना, जो कि एक सिविल सर्वेंट के पास होती है ताकि वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, मतलब है ना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यहां पर काम करे, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी वहां पर काम करे, बट उससे अबव जाके काम करें, है ना। हम कहते हैं कि भैया आपकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स ड्यूटी, है ना, कि जहां पर आप अपनी ड्यूटी से दूर भाग रहे हैं, जो काम आपका बनता है वो भी नहीं कर रहे हैं, एक न्यूट्रलिटी कि जहां पर जितना काम बनता है उतना कर रहे हैं। फिर आती डेडिकेशन, है ना, कि जहां पर आपकी जो ड्यूटी है पर उसमें पैशन भी आपका एसोसिएटेड है, कि जहां पर एक्स्ट्रा माइल कवरेज आप करने के लिए तैयार हैं ताकि बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी वहां पर की जा सके, राइट। तो उसी केस में आप यहां पर कह सकते हैं कि भैया ऐसे एक सिविल सर्वेंट में जिसमें डेडिकेशन रहेगी, वो परसेवेरेंस, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको शोकेस करेगा इवन अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, राइट। अब पॉइंट यहां पर क्या है कि डेडिकेशन एक इंटरनल वैल्यू है, इट इज एन इंटरनल वैल्यू, है ना। इंटरनल वैल्यू तो भैया हमारे खुद के सिस्टम से यहां पर डेवलप होगी कि मुझे डेडिकेटेड होना है नहीं होना है, वो तो कहीं और से नहीं आएगा, राइट। बट अगर डेडिकेशन है तो उसको और स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, थ्रू इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। कैसे कि भैया आपके एक तरीके से लेट्स से कि आपको वैसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया जा रहा है, आपको उस प्रकार की गाइडेंस ऑन हैंड्स ट्रेनिंग दी जा रही ताकि आपका कॉम्पिटेंस लेवल इंप्रूव हो सके, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ सके एंड प्रोफेशनल पर्पज आप और अच्छे से अचीव कर सको। और वहीं पे फिर कहानी किस चीज की आ जाएगी, मिशन कर्मयोगी की, है ना। मिशन कर्मयोगी की कहानी यहीं के यहीं हम इसे ऐड कर देंगे कि भैया 2020 का जो इनिशिएटिव है इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जहां पर मिशन कर्मयोगी का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जहां सिविल सर्वेंट्स में उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सके उनको ताकि वो और डेडिकेटेडली अपना काम करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग वहां पर कर सकें ताकि उनका जो कंडक्ट है उसको और बेहतर किया जा सके। तो बेसिकली मिशन कर्मयोगी क्या है एग्जैक्टली आप उसको थोड़ा सा बता भी सकते हैं, डेडिकेशन के पॉइंट को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। मैं तो एक्सप्लेन करने के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेस से ज्यादा पॉइंट्स भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, राइट। बट द पॉइंट इज कि मिशन कर्मयोगी में आपका बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल वहां पर क्रिएट किया गया है, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स का कंटेंट वहां पर अवेलेबल है जहां पर सिविल सर्वेंट्स अपना कंटेंट देख सकते हैं, सीख सकते हैं वेरियस केस स्टडीज को देखते हुए कि कैसे एक स्किल सेट अपना वो इंप्रूव कर सकता है, अपनी कॉम्पिटेंस बेस्ड जो उनकी डिसीजन मेकिंग है उसको और कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं और उसका किस प्रकार का इम्पैक्ट वहां पर पड़ सकता है, राइट। अब ये तो रही बात आपकी इंट्रोडक्शन की। अब मुद्दे की बात यहां पर क्या है कि भैया किस प्रकार से आपके जो मिशन कर्मयोगी जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं कैसे यहां पर हेल्प करते हैं इन इम्प्रूविंग और इन मेकिंग श्योर कि आपकी जो डेडिकेशन है उसको और स्ट्रेंथन यहां पर किया जा सके, राइट। तो यही मुद्दे की बात है, तो वही अब आपकी अगली बॉडी का पार्ट यहां पर बन जाएगा। कि मिशन कर्मयोगी की सिग्निफिकेंस यहां पर क्या है, राइट। तो पहली बात कॉम्पिटेंस अगर आपकी बढ़ेगी तो उस कॉम्पिटेंस के बढ़ने की वजह से आपकी कमिटमेंट भी यहां पर एनहांस होगी। इट विल ऑल्सो इंप्रूव योर कमिटमेंट।
ऑलराइट, इट विल ऑल्सो इंप्रूव योर कमिटमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, अब उसमें भैया बहुत सारे सिविल सर्विसेज के जो आपके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भैया डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की नॉलेज वहां से ऑब्टेन करी, जिसके चलते बहुत सारे विजिबल पैरामीटर्स पर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली या अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, चाहे वो हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, एजुकेशन हो, कि एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस की गई ना। तो अब वो कहाँ से सीखा उन्होंने कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देखा कि जब ये कैसे डिजिटल डेटा को यूज करते हुए कैसे गवर्नेंस को वहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है, राइट। उसके अलावा सेकेंड, कंटिन्यूस लर्निंग आपकी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। एक सिविल सर्वेंट के लिए एक कंटिन्यूस लर्निंग यहाँ पर रहेगी, जब वो इस प्रकार के अपने कॉम्पिटेंस को यहाँ पर और बेहतर करेंगे, राइट। क्योंकि अब इसमें तो है नहीं कि भैया कि आपकी वन टाइम इंडक्शन ट्रेनिंग है ये, अगेन मिशन कर्म योगी में ऐसा नहीं कि भैया एक बार आपको पढ़ा दिया सब कुछ हो गया, नहीं। इसमें कंटेंट बार बार आपका अपलोड होता रहता है, अपडेट होता रहता है, ताकि आपको नए तरीके से कैसे अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना है, कैसे अपने सिस्टम्स को बेहतर करना है, कैसे डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करना है, वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो इट इज लाइक अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वही चीज आप यहाँ पर मेंशन कर दो, इट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, राइट। इट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड उसके चलते आपका जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है वही यहाँ पर बेहतर होगा, है ना। अब इस केस में आप ऑफिसर्स का एग्जांपल यहाँ पर अगर प्रोमिनेंटली आपको पता ना हो, है ना, आप नहीं डाल सकते, तो आप कह दो कि भैया अभी करंटली एआई के बारे में जिस प्रकार से ट्रेंड्स में चेंजेस आ रहे हैं, उसके अडॉप्शन के केस में, साइबर सिक्योरिटी के केस में, सो दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कैन डेफिनेटली मेक श्योर कि हमारे जो ऑफिशियल्स भी हैं वो भी इस प्रकार के नए चैलेंजेस से खुद को अडाप्ट कर सकें। क्लाइमेट रेजिलिएंट यहां पर आ गया, क्लाइमेट रेजिलियंस यहां पर आ गया, है ना। किस तरीके के जो नए चैलेंजेस हैं उनसे भी हम अपने आप को अडॉप्ट कर सकें, और तभी हो पाएगा जब हमारी कंटिन्यूस एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग यहां पर रहेगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोल स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि भैया देयर आर स्पेसिफिक रोल्स आल्सो जिनमें आप अपनी कॉम्पिटेंसी को और बेहतर कर सकते हो। अब रोल स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के केस में यहाँ पर क्या कहते हैं कि भैया आप अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट में अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हो। अगर आपको पता है कि भैया आपके उस रीजन में डिजास्टर ज्यादा प्रोन है ना, तो आप अपना डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपने डिसीजन मेकिंग बढ़ा सकते हो, कैसे अपने रिसोर्सेज की प्रिपेयर्डनेस को यहाँ पर रख सकते हो। दैट इज समथिंग जो कि आपको हेल्प वहां पर कर सकता है। एंड सबसे फंडामेंटल पॉइंट यहाँ पर आएगा दैट इट इंश्योर्स सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि बहुत सारी जो आपकी स्कीम्स हैं, है ना, अब उन स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए जो रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन के से हमें शिफ्ट होके सर्विस डिलीवरी वाले एडमिनिस्ट्रेशन और आउटकम ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो यहाँ पर जाना है, उस केस में कहीं ना कहीं हमें ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्वामित्व स्कीम हो गई, है ना। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो यहाँ पर एक स्कीम यहाँ पर रखी गई थी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स हो गए, कि यहाँ पर हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फेसलेस जो आपका टैक्स असेसमेंट सिस्टम है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटली एम्पावर तो कर ही रहे हैं हमारे लोगों को, बट वो लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे ऑफिसर्स को भी डिजिटली एम्पावर होना यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यक है, राइट। तो इट इज समथिंग जो कि डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता है। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है, सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर आपको जो मेंशन करना है कि हाउएवर इस प्रकार की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्या ये हमेशा ही डेडिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी? थिंक अबाउट इट, दैट इज द कोर ना, कि जरूरी तो नहीं ना कैपेसिटी बिल्डिंग अगर की जा रही है, ऐसे मिशन कर्म योगी जैसे इनिशिएटिव्स यहां पर लिए जा रहे हैं, लबासना के बियॉन्ड जाते हुए आपको उस प्रकार की नई ट्रेनिंग सेट यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया यहाँ पर आपका सारा सिस्टम सही हो जाएगा। अ वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर कर भी रहे हैं तो डेडिकेशन में कन्वर्जन होना उस चीज का, वो तो अगेन इंटरनल ही है,
क्योंकि इंटरनल वैल्यू है ना डेडिकेशन, तो कि आप कितने कमिटमेंट के साथ, कितने पैशन के साथ अपना काम वहां पर कर सकते हो, राइट? दैट इज द पॉइंट कि however capacity building alone cannot guarantee dedication, because why? Because dedication खुद में एक moral value है ना, एक अल्टीमेटली एक moral value है। ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी इंप्रूव कर सकता है, राइट? बट जब हम एम्पैथी की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, लेट्स से स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, तो वो चीजें अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू इन्फ्लेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भैया इट कैन बिकम अ, लेट्स से देयर माइट बी अ रिस्क इट बिकम्स अ कंप्लायंस एक्सरसाइज। कैसा भैया, सिविल सर्वेंट्स ने उन कोर्सेज को कंप्लीट करना शुरू कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उसके से क्या बेनिफिट उनको मिलेगा, जस्ट कंप्लाइंस एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर करना शुरू कर दिया कि भैया परफॉर्मेंस अप्रेजल में यहाँ पर उनको हेल्प मिलेगी, कि मैंडेटरी कंप्लीशन अगर डाल दिया जाए कि जितने भी आपके आई गॉट के जो कोर्सेज हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, आपका एनुअल परफॉर्मेंस का जो अप्रेजल का रिव्यू रहता है उसके साथ उसको लिंक कर दिया जाए, तो भैया फिर तो कहीं ना कहीं वो तो बॉक्स टिकिंग वाला सिस्टम आ जाएगा ना कि हाँ जी कर दिया कर दिया कर दिया, उससे सीखा क्या? वो कुछ भी नहीं, राइट? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम के केस में हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जहाँ पर जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं उनको उस प्रकार की ट्रीटमेंट भी वहां पर मिले ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें। अब डालो यहाँ पर नाम आर्मस्ट्रॉन्ग पैमे, राइट? डेडिकेटेड ऑफिसर की हम बात करें ना, अशोक खेमका, और अशोक खेमका जी को हम वैसे बेसिकली इंटीग्रिटी के केस में ज्यादा कोट डाउन करते हैं, है ना? डेडिकेशन तो वो इतनी दिखाई नहीं पाया बिकॉज ट्रांसफर्स इतनी वहां पर होती रही। दुर्गा शक्ति नागपाल, है ना, सैंड माइनिंग का जो केस था। उसके अलावा I'm not able to recall the name of that particular IAS fellow. He was during the Tamil Nadu tsunami case. He was personally there for the implementation of rescue operations, right? Apart from that, Punjab floods में भी बहुत सारे आपके जो सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने ग्राउंड पे जाके काम किया। क्यों किया? क्योंकि भाई डेडिकेशन थी कि भैया सर्व करना है लोगों को, है ना? लेकिन कोट अ लॉट ऑफ नेम्स, TN सिशान हो गए, वो भी डेडिकेटेडली अपना काम यहाँ पर कर रहे थे। सो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भैया ऑफिसर्स जितने भी ऐसे रहते हैं दे आर नोन फॉर एक्शन अगेंस्ट सर्टन थिंग्स जहाँ पर उन्होंने डेडिकेटेडली काम किया है ना? तो उस केस में उनको उसी प्रकार से आगे जाके बढ़ना भी है ना जी? दैट इज द पॉइंट जो कि यहाँ पर हमें समझना बहुत ज्यादा क्रूशल रहेगा, राइट? तो वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या रहेगा फिर हमारे पास? अगेन आई कैन अंडरस्टैंड कि हम बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पर कवर कर रहे हैं, बट पॉइंट क्या है कि अगर हम 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आप उसके लेके 1 से 2 पॉइंट वहां पर लिख पाओगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर मेंटरशिप और पीयर लर्निंग को डिजिटल कोर्सेज के साथ भी लिंक कीजिए। मेंटरशिप प्लस पीयर लर्निंग, उसके थ्रू शायद वो जो टिक बॉक्सेस वाला कंसर्न है ना कि भैया सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस ड्रिवन ना बन जाए, शायद हम उसको यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? ट्रेनिंग आउटकम्स को लेट्स से फील्ड इनोवेशन साथ लिंक किया जाए, और उस चीज को एनकरेज भी किया जाए, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा जो हमारे पास अवार्ड्स दिए जाएं फॉर द एक्सीलेंसी ताकि वो और मोटिवेटेड फील करें, रिकॉग्निशन मिले कि हाँ जी अच्छा काम किया तो उसकी रिकॉग्निशन भी वहां पर मिले। दैट इज हाउ यू कैन डेफिनेटली, क्यों? देखो डेडिकेशन इज समथिंग जिसको आप बिल्ड नहीं कर सकते, उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, है ना? बिल्ड वो इंटरनली ही होगी। दैट इज द फंडामेंटल थिंग जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो द पॉइंट इज किस प्रकार के जो आपके इनिशिएटिव्स रहेंगे मिशन कर्मयोगी जैसे, दे आर समथिंग जो कि आपकी किसी एक ऑलरेडी मॉरल वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं, बट कंसिडरिंग कि ऐसे इनिशिएटिव्स को डेडिकेटेडली खुद में ही अच्छे तरीके से फॉलो किया जा सके। तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं दैट द कॉम्पिटेंस इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव पब्लिक सर्विस, राइट? बट कहीं ना कहीं ऐसे फ्रेमवर्क्स भी तभी इंप्लीमेंट हो पाते हैं जब डेडिकेशन हमारे सोल में हो, डेडिकेशन एक इंटरनल एक वैल्यू सिस्टम में यहाँ पर हो, है ना? तो इस सभी तरीके से जब हम उसको प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली सिटी सेंट्रिक गवर्नेंस भी यहाँ पर हो पाएगी, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो पाएगा जिसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी और बेहतर हो पाएगी। एंड इन द लॉन्गर रे अगर देखा जाए तो सिविल सर्वेंट्स का जो रोल है टू जस्ट बीइंग द इम्प्लीमेंटर्स
ऑफ द पॉलिसीज, कहीं ना कहीं वो उस पॉलिसी को अपने तरीके से डेडिकेशन के थ्रू इनोवेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लोकल्स ऑफ द कम्युनिटी जहां पर वो सर्व कर रहे हैं. दैट इज हाउ इट कैन बी डन, राइट. तो ये सिंपल से पॉइंट्स यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है. एंड कहीं ना कहीं जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि कॉम्पिटेंट सिविल सर्विसेज इज इंडिस्पेंसिबल, है ना. बट एथिकल एंड कमिटेड सिविल सर्विसेज इज इंडिस्पेंसिबल टू गुड गवर्नेंस, कि जहां पर हम उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. वो डेफिनेटली गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है ही. डेडिकेशन इज समथिंग जो कि उसी मॉरल वैल्यू से हम यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं. ऑलराइट, क्लियर है. तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगेन, कंटेंट आप लोगों के पास है, स्ट्रक्चर बस एक मेजर पार्ट है जहां पर हमें अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी, ताकि हम और अच्छे आंसर्स वहां पर लिख सकें. चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में. विल डिस्कस द अदर थीम्स आल्सो. इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी अगली थीम होने वाली है, उसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में अच्छे समझेंगे, 3 क्वेश्चंस उठाएंगे. विल ट्राई टू बी वेरी डाइवर्सिफाइड इन दैट अप्रोच आल्सो. जैसे हमने इन क्वेश्चन में भी बहुत डाइवर्सिफिकेशन रखी, किसी एक ही थीम के ऊपर 2 सवाल नहीं रखे, तो वही अप्रोच आगे भी हम यहाँ पर रखेंगे. चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन.